प्रक्रम क्लास 10 का अब अगला पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो अमाशय होता है, अमाशय में साथियों भोजन का संग्रहण होता है, भोजन आता है ग्रास नली के माध्यम से। तो यहाँ पर HC अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बहुत खतरनाक अम्ल होता है लेकिन किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। तो जो श्लेष्म होता है या श्लेष्मा, वो क्या करता है कि अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करने का कार्य करता है। तो यहां मैं शुरुआत करने वाला हूं साथियों, किससे? श्लेष्मा से। किससे? श्लेष्मा से, क्योंकि पूर्व में मैंने अमाशय के बारे में आपको बता दिया है। तो यहां पर क्या होता है? श्लेष्मा पाया जाता है। तो श्लेष्मा जो है क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। कौन? श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है साथियों? रक्षा करने का कार्य करता है। क्या करता है? रक्षा करने का कार्य करता है। कौन करता है? यानी श्लेष्मा। ठीक है भाई, अन्यथा नुकसान हो जाए। उसके बाद अब सेकंड बात आती है पित्ताशय की। पूर्व में मैंने बताया था कि डायाफ्राम के नीचे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्तरस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। और जो हरे पीले रंग का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उसका भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो यहां पर पित्ताशय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पित्ताशय की, यानी जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लेडर बोला जाता है। यानी गॉल ब्लेडर मीन्स कहते हैं गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गई है, पथरी हो गई है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पर है पित्ताशय। पित्ताशय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पित्तरस का भंडारण होता है। पित्तरस क्या है? मीन्स यकृत से निर्मित होने वाला एक रस है जो पाचन में सहायता करता है। तो पित्ताशय का आकार कैसा होता है? तो पियर्स यानी नाशपाती के फल के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपाती के फल के आकार का होता है। कैसा? नाशपाती के फल के आकार का होता है। कौन भाई? पित्ताशय। ठीक है। उसके अलावा यकृत यानी यकृत लीवर से बनने वाला पित्तरस क्या होता है भाई? पित्तरस, बाइल जूस, पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है साथियों? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है भाई? पित्ताशय में होता है। जिसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत में निर्मित होता है और इसका भंडारण जो नाशपाती के फल के आकार की संरचना होती है, पित्ताशय वहाँ पर होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि पित्तरस का pH कितना होता है, उसके अलावा इसका रंग कैसा होता है, ये किस प्रकार का द्रव है। तो ये किस प्रकार का द्रव है? तो पित्त रस क्या है भाई? क्षारीय द्रव है। कैसा है? क्षारीय द्रव है। क्षारीय प्रकृति का पाया जाता है, क्षारीय द्रव है। अब जब क्षारीय द्रव है तो इसका pH कितना होगा? तो इसका pH 7.7, क्योंकि साथियों जो pH पैमाना होता है जो सोरेनसन ने दिया है वो 0 से 14 तक का होता है। और आप 0 से अगर 6.5 तक जाते हैं तो अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, उसके ऊपर क्षारीय प्रकृति का होता है। तो 7.7 अगर pH मान है तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। उसके अलावा रंग कैसा होता है? तो पित्तरस का रंग, पित्तरस कैसा होता है साथियों? हरे पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हरे पीले रंग का होता
है। ये कार्य क्या करता है साथियों, तो भोजन के माध्यम को, भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। क्या करता है, क्षारीय बनाता है। जैसे साथियों HCl क्या कर रहा था, अम्लीय बना रहा था, तो यह भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का मैटर हो चुका यकृत, पित्ताशय और अमाशय। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं, मैंने एक हरी संरचना बनाई है। ये हरे कलर की जो संरचना मैंने दिखाई है, ये है क्या साथियों, तो ये है अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है, पैनक्रियाज। ये क्या होता है, पत्ती के समान की संरचना होती है। देखें, ये अमाशय, अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे पाई जाने वाली पत्ती के समान, पत्ती के समान संरचना होती है। पत्ती के समान क्या होती है, संरचना होती है, होती है। अब ये पत्ती के समान जो संरचना होती है, इससे स्राव किसका होता है, तो इससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है। पत्ती के समान संरचना होती है, इससे क्या होता है, अग्नाशयी रस का क्या होता है साथियों, स्राव होता है। अग्नाशयी रस का क्या होता है, स्राव होता है। अब अग्नाशयी रस का स्राव करता है। मैं अग्नाशय के बारे में कुछ अतिरिक्त बातें आपको बता दूं कि अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच इसका क्षारीय क्यों है, पीएच मान इसका भी 7.8 से 8.3 होता है। तो आपका अग्नाशय रस क्या होता है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। अगर इसके पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है, 7.8 से 8.3। कितना होता है, 7.3 से 8.3। कितना होता है, 7.8 से कितना, 7.8 से 8.3 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है साथियों, मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ कि देखें श्लेष्मा, मैंने कहा ये हमारा आमाशय है, जे आकार की थैली है जिसमें ग्रास नली से आने वाला भोजन संग्रहित होता है। तो इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ श्लेष्मिक परत पाई जाती है और यही श्लेष्मिक परत क्या होता है, बचाती है। यानी एक तेजाब है, एसिड है जो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन श्लेष्मिक परत जो होती है वो आंतरिक स्तर की रक्षा करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि पित्ताशय, ये जो नाशपाती के थैली के आकार की संरचना दिखती है जो हमारे अमाशय से जुड़ी होती है। पित्त रस का भंडारण होता है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। और भंडारण कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। और नाशपाती के आकार की क्या होती है, एक थैली नुमा संरचना होती है। यह पीएच कितना होता है, तो 7.7, अर्थात साथियों क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह कैसा होता है, तो साथियों हल्के हरे पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले हरे रंग का होता है और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। अग्नाशय की बात करते हैं। यह पत्ती के समान संरचना होती है और यह अमाशय के नीचे पाई जाती है। किसके समान, पत्ती के समान लंबी संरचना होती है और किसके नीचे पाई जाती है, तो अमाशय के नीचे पाई जाती है। इससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो साथियों क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 से 8.3 के आसपास साथियों पाया
जाता है। अब ये कुछ कार्य करता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मीन्स जो अग्नाशय है, अग्नाशय में क्या होता है, हार्मोन्स का भी स्राव होता है, अलग अलग हार्मोन्स का स्राव होता है। अगर इसको काटा जाए, इसकी काटी जाए, तो इसमें अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की ग्रंथियां निकलती हैं, जो 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे जाकर के, जिनमें से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स की अनियमितता के कारण मधुमेह रोग, शुगर या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। वो किसके कारण होता है? इंसुलिन की अनियमितता के कारण। इसलिए मानव के इस शुगर रोग के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से ह्यूमिलिन नामक इंसुलिन का निर्माण किया है, और उस इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से दे करके शुगर का नियंत्रण किया जाता है। साथियों, इन जो इंसुलिन स्रावित करने वाली क्या है, ग्रंथियां हैं जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है। एक वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्हीं के नाम पर लैंगरहैंस की दीपिकाएं नाम रखा गया। अब अग्नाशयी रस में क्या होता है, कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? वसा का भी पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, प्रोटीन का भी पाचन करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्या अग्नाशय रस में क्या होता है, कई एंजाइम पाए जाते हैं, कई एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा कॉमा प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पाचन करते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर एक कंटेंट है। मैंने सबसे पहले बताया श्लेष्मा, फिर बताया आपको पित्ताशय। अब अग्नाशय की बात थी तो ये अमाशय के नीचे पत्ती के समान पाई जाने वाली संरचना है, अमाशय के नीचे होती है। इसमें अग्नाशयी रस का स्राव होता है साथियों, और जो अग्नाशयी रस का स्राव होता है वो अग्नाशयी रस क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच 7.8 से 8.3 होता है। और अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और जब वो कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं तो वो तीनों को पचाने की क्षमता रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अपनी बात कहां तक हो चुकी है? तो अग्नाशय तक हो चुकी है। अब आगे हम चलने वाले हैं क्षुद्रात, बृहदात और मलाशय और गुदाद्वार। तो इनकी जब हम बात करेंगे तो यहां मैं साफ करके आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो भोजन जाता है उस भोजन का पाचन किस क्रम पे होता है, किस स्तर पे होता है, यह बात हम करने वाले हैं साथियों। तो इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर क्या, भोजन। जो हम भोजन लेते हैं, तो भोजन जो लेते हैं उसके लिए पहली शब्दावली है बोलस। क्या है? बोलस। दूसरी शब्दावली है काइम, और तीसरी शब्दावली है साथियों काइल। क्या क्या लिखा मैंने? बोलस, काइम, काइल। तो जो मुख में भोजन होता है वो बोलस कहलाता है। क्या? मुख में जब भोजन होता है, क्योंकि पाचन मुंह से शुरू हो जाता है साथियों, भोजन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। रही बात क्या अमाशय में जब होता है, अमाशय में होता है, तो जब अमाशय में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है?
काइम। अब होता क्या है, सब पचने के बाद जब छोटी आंत से पोषक तत्व जो आगे हम पढ़ेंगे खींच लिए जाते हैं, तो शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाह्य क्षेपण की क्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, काइम। तो यानी कहने का मतलब यह है कि मल यानी काइम, यहां मैं लिख देता हूं काइल, काइल यानी मल, ठीक है। कैसा होता है, पीला। अब ये पीला रंग किसके कारण होता है, तो विली रूबिन के कारण। किसके कारण, विली रूबिन के कारण। याद रखें ना, मल को ही हम काइल कहते हैं। मल को जिसका बाह्यक्षेपण करते हैं काइल कहते हैं। रंग पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। और अजीब सी गंध जो उत्पन्न होती है वो भी बिलीरुबिन के कारण ही साथियों होती है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस पर साथियों, छोटी आंत पर। किस पर बात करने वाले हैं, क्षुद्र आंत पर बात करने वाले हैं। तो यहां मैं डाल देता हूं क्या, छोटी आंत। क्या, छोटी आंत, यानी जिसे हम क्या कह देते हैं, क्षुद्रांत्र। क्या कह देते हैं, क्षुद्रांत्र, ठीक है। इस पर बात करने वाले हैं। छोटी आंत सबसे लंबी होती है, बड़ी आंत से भी लंबी पाई जाती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है पाई जाती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, और उसके अलावा जो सबसे छोटा और मोटा भाग होता है अग्नाशयी रस व पित्तरस आकर के इसमें मिलते हैं। मध्य आंत 2.2 मीटर की होती है। शेष आंत क्या होता है, छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है जो सबसे लंबा होता है, जो 3.5 मीटर के आसपास का होता है। तो यहां पर छोटी आंत की जब हम बात करते हैं तो छोटी आंत जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 7 मीटर के आसपास। 7 मीटर के आसपास क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, 7 मीटर के आसपास क्या होती है, लंबी होती है। और उसके अलावा क्या होता है, इसके साथियों कितने, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं साथियों, 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले तीसरे भाग की हम बात करें तो सबसे पहला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रहणी। सबसे पहला भाग कौन सा होता है, ग्रहणी। कौन सा होता है, ग्रहणी। यह छोटी आंत का क्या होता है, सबसे छोटा व मोटा भाग होता है। क्या होता है, सबसे छोटा व मोटा भाग होता है। इस भाग में क्या होता है, अग्नाशयी रस व पित्तरस मिलते हैं। क्या होता है, इसमें अग्नाशयी रस व पित्तरस क्या होता है साथियों, मिलते हैं। क्या होता है, अग्नाशयी रस व पित्तरस आकर के मिलते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पर तो जो मध्यात्र होती है 2.2 मीटर की, कौन सी, मध्य आंत्र। क्या होता है, 2.2 मीटर लंबाई की होती है। क्या होती है, 2.2 मीटर लंबाई की होती है। तीसरा जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, शेषात्र। क्या कहलाता है, शेषात्र कहलाता है। यह क्या होता है, छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है। छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है साथियों। शेषात्र छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है, लेकिन क्या होता है, सबसे लंबा होता है। क्या होता है, यह सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा होता है। कितना लंबा होता है भाई, तो कह रहा है 3.5 मीटर, सॉरी कितना, 3.5 मीटर होता है। कितना,
5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। अब देखिए जो छोटी आंत होती है उसमें होता क्या है कि इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कह देते हैं रसांकुर या प्रवर्ध। इनके द्वारा क्या होता है, पचित हुए भोजन से पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। क्यों अवशोषित किया जाता है साथियों, यहां पर क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां। क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां जो खुली होती हैं और सीधा रक्त के संपर्क में पोषक तत्व जाते हैं और पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और इसके बाद का आगे का क्रम हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्वांगीकरण। क्या पढ़ेंगे, स्वांगीकरण। तो जो छोटी आंत होती है, पचा हुआ भोजन जाता है, संपूर्ण पाचन हो चुका होता है, पोषक तत्व रसांकुर या प्रवर्ध के द्वारा क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्व करने के बाद रक्त के माध्यम से शरीर में भेज दिया जाता है। तो साथियों यहां पर ध्यान देंगे, मैंने पहले बात की है छोटी आंत की जो लगभग 7 मीटर लंबाई के आसपास की होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी जो सबसे छोटा व मोटा भाग होता है, इसमें अग्नाशयी व पित्रस दोनों मिलते हैं। और उसके अलावा मध्यात्र की बात करता हूं, 2.2 मीटर के आसपास की लंबाई होती है। शेष आंत यह छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है, सबसे लंबा होता है, 3.5 मीटर के आसपास होता है। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों को दीर्घ रोम के माध्यम से क्या होता है, रक्त वाहिनियां सीधा खुलती हैं और उन पोषक तत्वों को खींच करके रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो साथियों इस तरह से इस पार्ट में आपका छोटी आंत तक बात हो चुकी है। अब आपकी बृहदात्र बड़ी आंत रह रही है, उसके अलावा मलाशय रह रहा है, गुदा द्वार है और क्रमरोग परिसेचका है। तो अगले वीडियो में अंतिम चरण में हम इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।